हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ZA Academy यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हमारी 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की एक सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेक्चर लेकर आया हूं अपना। और जैसा कि इस सीरीज से हमें बहुत ज्यादा क्या हुआ है, फायदा हुआ है। आई होप आपको भी इस सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इस सीरीज को देखते हुए जो बच्चे हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारा एक जो ऑफलाइन बैच है वो शुरू करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को भी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और जल्द से जल्द आप आकर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए, जो कि मुजम्मिल मंजिल कॉम्प्लेक्स के सामने है। आप आके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी जो सीट्स है वो बहुत जल्दी से फिल होने वाली है। आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और भी ज्यादा बूस्टअप होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो मैं टॉपिक कवर करवाने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू द 9th क्लास हिस्ट्री एंड द चैप्टर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे जो है वो पूछे जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रोजाना ही हमारी टीम कोई ना कोई आपको लेक्चर लेकर आती है। आज मेरा टर्न है और कल भी मैं जो हूँ वो डेमोक्रेटिक राइट्स पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी में आए। उसके बाद पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन एक्चुअली किस वजह से हुआ, व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू द रिवॉल्यूशन। ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है एकदम से बगावत पर उतर आए, एकदम से रिवोल्ट करने पर उतर आए सिस्टम के अगेंस्ट। देन किस तरीके से रिवोल्ट का जो है आउटब्रेक शुरू होता है, किस तरीके से छिड़ता है। ठीक है, व्हाट वाज द स्पार्क दैट गेव द आउटब्रेक फॉर द पीपल टू लेट द रिवॉल्यूशन ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, देन हाउ फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और किस तरीके से जो मोनार्की वहां पे चल रही थी वो कैसे डिफरेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उससे, और लोग क्यों चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां हो। देन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। क्या डिक्लेरेशन था, क्या ऐसी चीज बनाई, क्या ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राइट्स लिखे गए मैन के और सिटीजन्स के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्या है, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो पूरा एक पीरियड है। ठीक है, इट्स नॉट अ डे। बहुत बार ऐसा लगता है सिर्फ एक डे है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक ए डे। ये क्या है, पूरा एक पीरियड है। कहां से कहां तक, 789 से लेके 1789 से लेके 1799 तक, जहां पर हमने बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल अपहीवल्स देखे, ऐसे उतार चढ़ाव देखे जो किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से और पॉलिटिकल चेंजेस से। सोशल चेंजेस एज वेल एज पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस मतलब आप जो है, जो भी तख्त नशीन है, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। एंड द सोशल चेंजेस दैट इज रिलेटेड टू द hierarchy of the society, like what were the changes that were happening in the first state, second state or the third state. These were the changes that were taking place in the France during the period of 1789 to 1799. Now what were the reasons for these changes? The reasons were for these changes were the discontent among the people, that is लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, बहुत लोग क्या हो रहे थे, गरीबी जो है वो बढ़ रही थी और कुछ लोग जो है, चंद लोग जो है वो अमीर पे अमीर हुए जा रहे थे। उसके अलावा क्या है, लोगों ने बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने ये आइडियाज देने शुरू किए कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चल रही है, मोनार्की जो चल रही है, ये जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए सही नहीं है। ये कोई डिवाइन अथॉरिटी किसी मोनार्क को नहीं होती कि खुदाई क्या है, पावर्स जो है वो किसी मोनार्क के लिए बनी हुई है। तो ऐसे आइडियाज जब फिलोसफर्स ने लोगों को दिए, उन्हें एक आसान भाषा में ये सारी चीजें बताना शुरू करी, तो लोगों में इनलाइटमेंट आया। इनलाइटमेंट का मतलब लोगों ने अपनी जो सोच है उसको जागरूक किया, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया और ये सोचा कि ये जो हमारे ऊपर रूल करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या कर रहे हैं, रूल कर रही है एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरथ्रो करना पड़ेगा। दैट इज वी हैव टू dethrone, we have to dethrone the ruler। हमें क्या है, रूलर को
क्या करना पड़ेगा, डीथ्रोन करना पड़ेगा। और जब हम रूलर को हटा देंगे तो फ्रांस जो है वो पहला रिपब्लिक बन जाएगा। इट इज गोइंग टू बी रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस the head of the country is going to be a chosen one, that is the people are going to elect the head of the country। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले में हम लोग चीजें पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे थे। ओके, तो पहली चीज देखते हैं हम। एक सुबह होती है, सुबह है 14 जुलाई 1789। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 होता क्या है कि क्या है, सुबह हुई है, ठीक है, 14 जुलाई की, और क्या है, पेरिस में एकदम क्या है, कैओस मचा हुआ, एकदम सिचुएशन है इमरजेंसी की। लोग जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भागा दौड़ी की सिचुएशन में देख रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई है। क्यों मची हुई है? क्योंकि किंग ने ये कहा है, मोनार्क ने ये कहा है अपनी फौज से, ट्रूप से, ठीक है, कि आप जाइए सिटी में मूव कीजिए। और लोगों में ऐसी अफरा तफरी इसलिए मची हुई थी क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि किंग जो है वो क्या करने वाला है, किंग अपने जो भी फौजी है, अपनी जो भी फौज है, उसे ये ऑर्डर देगा कि वो फौज लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दे। क्या कर दे? लोगों को मारना शुरू कर दे, लोगों को किल करना शुरू कर दे। ठीक है, therefore there was a state of emergency among the people। ठीक है, कि किंग ने ये ऑर्डर क्यों दिया है कि पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो सड़कों पे उतार दी है, शहरों में घुसा दी है। ये हुई बात, और ये बात आग की तरह लोगों में फैलती है। ठीक है, और जब ये बात फैलती है तो बहुत सारे जो औरत और आदमी होते हैं वो सड़कों पे उतर जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिसका नाम है टाउन हॉल। ठीक है, जिसका नाम है टाउन हॉल, उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं और अपने जो भी चीजें होती हैं उन्हें लड़ाई में तब्दील कर देते हैं। वो अपनी एक फौज बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हैरी पॉटर में जो फीनिक्स की फौज होती है, उसी तरीके से लोग यहाँ अपनी मिलिशिया बना लेते हैं, अपनी एक फौज बना लेते हैं जो कि किससे लड़ेगी? उन फौज से लड़ेगी जो किंग ने भेज रखी है। अब क्या करते हैं ये लोग? इनका एक ही मोटिव रहता है, उनका मोटिव रहता है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को लूटा जाए। और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है उसमें किंग ने सारी आर्म्स और एम्यूनिशंस छुपा रखे हैं, सारे हथियार, सारा गोला बारूद जो है वो बिल्डिंग्स में छुपा रखा है गवर्नमेंट की। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डेमोलिश करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कुछ नहीं होगा लड़ने के लिए, और किंग्स की जो फौज है वो हमें आके क्या कर देगी? मारेगी। अब ये सारी चीजें हो रही होती है, तब वो एक तरफ मूव करते हैं। उन्हें याद आता है कि एक ऐसी चीज है जो हम सदियों से क्या है देखते आए हैं, और वो सिंबल किस चीज का है? एक नफरत का सिंबल है। क्यों है नफरत का सिंबल? क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है बैस्टाइल। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैस्टाइल, बैस्टिले बोलो, बैस्टाइल बोलो, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, क्यों नफरत की निगाहों से लोग देख रहे हैं बैस्टाइल को? नफरत की निगाहों से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे जबरदस्ती लोगों को कैदी बना दिया जाता है। ठीक है, किसी पे भी शक हुआ उसको डाल दिया जाएगा बैस्टिल प्रिजन में। उनका कोई भी क्या होगा? कोई भी देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं होने वाला है उनका। दैट इज उन पे ना ही कोई मुकदमा लगेगा, ना ही कोई उनकी केस की सुनवाई होगी। बस आप पे शक है, उसको पकड़ेंगे और डाल देंगे। ठीक है, और अगर किसी ने भी किसकी पॉलिसीज को, लुई 16 की पॉलिसीज को अपोज करने की कोशिश की तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जेल कौन सी है? जेल ये है। तो लोग समझने लगे कि भाई आज मौका है, इस जेल को किसी भी तरीके से तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा ऑलरेडी उनको नफरत थी इस जेल के लिए, तो उन्होंने ये सोचा ये जो गुस्सा है, ठीक है, गुस्से से हम लोग क्या करेंगे? इस जेल को तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो लोग इसमें घुसते हैं और पहले बैस्टिल के कमांडर को जो है वो मार देते हैं। जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको छुड़ा लेते हैं वो लोग, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं छुड़ा लेते हैं। और इसी के साथ ये चीजें शुरू होती है, इसी के साथ ही शुरू होती है सारी चीजें। और क्या होता है कि फ्रांस का जो किंग है उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फ्रांस के किंग का एग्जीक्यूशन हो जाता है। लुई 16 को वहां से क्या करना पड़ता है? हटना पड़ता है। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो इवेंट्स है क्या है, वो क्या है, इस वजह से हुए हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे फंक्शंस या पास्ट में कुछ ऐसी सोसाइटी चली आ रही थी जिसने मल्टीफोल्ड कर करके प्रेशराइज इंसानों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो रिवोल्ट करने पर उतर आए। ओके, तो हमें यही पढ़ना है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में। ऐसा क्या फ्रेंच सोसाइटी में चल रहा था जो लोग इतने परेशान थे। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये याद रखना है कि रूल करने वाला कौन था वहां पे। इट वॉज लुई 16 who was ruling at France, ठीक है। he was a ruler of Bourbon dynasty, ठीक है। डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज द नेम ऑफ द किंग, कि किस डायनेस्टी का किंग था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन से नंबर का किंग था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 1774, ठीक है, 15 years बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ है, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ है, स्टार्ट हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उससे 15 साल पहले लुई 16 जो है वो क्या करते हैं, तख्त नशी होते हैं, गद्दी पे बैठते हैं आके, ठीक है। गद्दी पे बैठने के बाद वो एक शादी करते हैं लड़की से जिसका नाम है मैरी एंटियोनेटी, ठीक है, मैरी एंटियोनेटी, ठीक है, वाइफ ऑफ लुई 16। जब लुई 16 जो है क्या करते हैं, विराजमान होते हैं, ठीक है, तख्त पे, वो देखते हैं कि ट्रेजरी तो बिल्कुल खाली है, खजाना तो बिल्कुल खाली है फ्रांस का, ठीक है। दैट मींस मुझे जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है क्योंकि खजाना ऑलरेडी खाली है और मेरे खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाले हैं, खर्चे ज्यादा है, पैसे है नहीं, तिजोरी खाली है, बैंक बैलेंस कुछ है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ेगा। या तो मैं खुद प्रॉब्लम्स फेस कर लूं लोगों को अपनी साइड लेके, सिंपैथी लेके, या मैं क्या कर सकता हूं, लोगों पे प्रॉब्लम्स डाल सकता हूं, अपनी प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करके, डिवॉल्व करके मैं लोगों पे डाल सकता हूं, दैट इज लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता हूं। किस तरीके से, उन पे टैक्सेस इंपोज करके, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी हुई क्यों, बेसिकली फ्रांस की जो कंडीशन जो लुई 16 को मिली है वो ऐसी क्यों मिली है, व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है, जो लुई 16 को ये मजबूर कर रही है कि वो इतनी खाली तिजोरी मिली, सारी चीजें मिली। उसका मसला क्या है, देखो फ्रांस का क्या है, कर्जा जो है वो बढ़ गया था, 2 बिलियन लीवर्स, लीवर्स इज ए करेंसी, रिमेंबर दिस थिंग दैट इट इज ए करेंसी, जैसे हम बोलते हैं 2 बिलियन रुपीस, ठीक है, तो फ्रांस की करेंसी है लीवर्स, ठीक है। ये कर्जा क्यों बढ़ा, कर्जा इसलिए बढ़ा क्योंकि जो उनका पैलेस था वर्सेल्स में, ठीक है, उसको मेंटेन करने का जो खर्चा था दैट वाज वेरी हाई, है ना। राजघराने को मेंटेन करने का, पूरे राजमहल को मेंटेन करने का, सारी चीजों पे जो खर्चा हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद एक और चीज है कि अमेरिका में ब्रिटेन का रूल तो चलता था, किसका रूल चलता था, ब्रिटेन का रूल चलता था। अब ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों दुश्मन हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, दोनों दुश्मन हैं आपस में। तो फ्रांस क्या करता है, फ्रांस अमेरिका की हेल्प करता है, किस लिए, ताकि वो ब्रिटेन से फ्री हो जाए, दैट इज ब्रिटेन को वीक करने के लिए वो फ्रांस अमेरिका की हेल्प करता है और अमेरिका की 13 कॉलोनीज को क्या करता है, आजाद करवा देता है, किससे, अगेन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब आप इनकी हेल्प करोगे दैट मींस यू आर स्पेंडिंग सम फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहां पे उनको पैसे दिए, पैसे दिए कितने, बिलियन ऑफ लीवर्स का डेट यहां से चढ़ा लिया इन्होंने अपने ऊपर, ठीक है। बिलियन लीवर्स का डेट तो यहीं से आ गया जब उन्होंने अमेरिका को क्या दिए, वॉर में हेल्प की, तो वहां पे 1 बिलियन लीवर से ज्यादा का डेट वहां से हुआ और जो 2 बिलियन ज्यादा से ऑलरेडी चढ़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या है, देखो अब ऐसा होता है कि बहुत बार जब आप क्राइसिस में होते हैं तो लोग आपको पैसे देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं। तो जिन लोगों ने इनको क्रेडिट दिया हुआ था, ठीक है, फ्रांस को लाइक मोनार्क को क्रेडिट दिया हुआ था, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा तुमने भाई पैसे नहीं लौटाए मेरे, अब मैं तुमसे इस पे इंटरेस्ट भी लूंगा। लेट्स से 100 रुपए दिए मैंने किसी को उधार, तो वो मुझसे क्या कह रहा है, 10 रुपए इंटरेस्ट के लूंगा क्योंकि तुमने मेरे टाइम पे नहीं लौटाए, अब मैं तुमसे 110 रुपए लूंगा। मेरी हालत 100 रुपए लौटाने की नहीं है, तुम मुझसे 110 रुपए मांग रहे हो। तो फ्रांस के जो मोनार्क है उनके साथ यही हो रहा था, ठीक है। और क्या है, आर्मी थी, कोर्ट था, गवर्नमेंट था, इन सबको रन करने में उनके अलग पैसे खर्च हो रहे थे। तो ये मल्टीफोल्ड चीजें जो है वो क्या कर रही है,
लुई 16 को परेशान कर रही है। लुई 16 की जो इकोनॉमिक हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब फ्रांस में चल क्या रहा है, बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही है। फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं या किस तरीके से देखते हैं हम, क्या होता है देखो नाउ, उन्हें क्या करना है, स्पेंडिंग करनी है किस पे, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन डिस्टॉर्टेड द बजट। दैट इज मतलब क्या है कि लोन जो लिया था, ठीक है, लोन जो है उस पे क्या कर दिया उन्होंने, पैसे बढ़ा दिए, तो इसको क्या है, रीपेमेंट करने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे है ना। तो क्या हुआ, उससे बजट हमारा क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया। देन क्या है, आर्मी का मेंटेनेंस, पोर्ट की रनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये सारी चीजें भी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पे क्या कर रही है, एक तरीके से बर्डन बन रही है। ये चीज हम कम नहीं कर रहे हैं, ये सेम है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, बट स्टिल वी आर नॉट spending less on all these things. That means they are making burden more, ठीक है, बर्डन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, अब ये सारी चीजें मेंटेन कैसे होगी, गवर्नमेंट ने सोचा चलो भाई एक काम करते हैं, जो लोग टैक्स देते हैं उन पे टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स से आज 5 रुपए टैक्स कलेक्ट करते थे किसी चीज पे, कल से 15 रुपए टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दो, खत्म बात, ठीक है। लोग तो टैक्स दे ही रहे है ना, लोगों का क्या है भाई, लोग भूखे मरे, पैसे मरे, है ना, उन्हें चीज मिल रही है, मिल रही है, किंग को क्या फायदा, किंग की ये चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करा उसने, उसने ये सोचा कि जो थर्ड स्टेट है, विच इज द ओनली स्टेट विच पेज द टैक्स, ठीक है, उसी पे टैक्स बढ़ाने की बात कर दी उसने, इंक्रीज टैक्स टू मीट द एक्सपेंस, ठीक है। टैक्स बढ़ा के भी वो ये चीजें नहीं मैनेज कर पा रहा था, ठीक है, ऑल्दो ही इंक्रीज द टैक्स, बट even though increasing the tax was in the favor of increasing the treasury, but it was not enough, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल चुकी थी, ठीक है। अब सोसाइटी क्या थी, देखो सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट थी क्लर्जी, वो लोग जो फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में आप क्लर्जी कैसे होती है, जैसे मुफ्ती हो गए, जैसे पंडित हो गए, ये सब लोग क्लर्जी में आते हैं, ठीक है। ये सब लोग क्या डील करते हैं, ये सब लोग उन लोगों को कंट्रोल करते हैं, उन लोगों से भी ऊपर होते हैं जो किंग वगैरह है, जो अमीर से, जो नोबल्स है, ठीक है, उनसे भी ऊपर है, तो इसको जोड़ा जाता है फर्स्ट स्टेट में। देन सेकंड स्टेट में आते हैं नोबल्स, नोबिलिटी, ठीक है, अमीर जो लोग होते हैं, ठीक है, नॉट दैट अमीर, रिच वाले अमीर नहीं, ये वाले अमीर, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेट, ये जो स्टेट है ये सिर्फ टैक्स पे करती थी, और ये जो दो स्टेट्स हैं ये एग्जेम्प्टेड थी, इन्होंने ये कह रखा था कि बाय बर्थ हमारा जो एग्जेम्पशन है वो हम पैदा होते ही लेकर आए हैं, अगर हम इन दो स्टेट में पैदा हुए हैं दैट मींस कि हमें जो है वो टैक्सेस नहीं दे रहे। थर्ड स्टेट को टैक्सेस देने पड़ते थे, थर्ड स्टेट में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, इसके अलावा लेबर्स, सर्वेंट्स, पीजेंट्स, है ना, किसान, मजदूर, बड़े बड़े व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, ये सब भी किसमें थे, थर्ड स्टेट में थे। दिस वाज अ फ्रेंच सोसाइटी। नाउ कैसा था ऑर्गेनाइजेशन, देखो मसला क्या था, देखो जो भी पीजेंट्स थे दे वर कंट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पीजेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है बट उनका क्या है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है, लैंड फॉर कल्टीवेशन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। दैट मींस जो जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने उन जमीनों को क्या कर रखा है, ठीक है, होल्ड किए हुए हैं वो लोग। 60% ऑफ द लैंड वाज जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास है, 60% ऑफ लैंड, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, दो स्टेट के जो लोग थे, ठीक है, उन्हें एग्जेम्पशन था टैक्सेस से, अब इन्हें क्या मिले हुए थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस। दैट मींस उनको ये चीजें पता थी कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, तो वो लोग क्या किया करते थे, ऑब्वियसली खुद खेती नहीं किया करते थे, बल्कि क्या कर दिया करते थे, उनको एक तरीके से टेनेंट के तौर पे पीजेंट्स को दे दिया करते थे कि तुम हमारी लैंड को क्या करो, इस पे एग्रीकल्चर करो, इस पे प्रोडक्शन करो, और वो प्रोडक्शन हमें वापस कर दोगे, ठीक है। तो वो खाए पकाए सब कुछ अपने जो मेहनत करे सारी चीजें लाकर दे दे नोबल्स को, क्लर्जी को, ठीक है, टैक्सेस भी दे, इनको क्या है, सब कुछ मिल भी रहा है फर्स्ट टू स्टेट्स को, स्टिल दे आर एग्जेम्प्टेड ऑफ द टैक्स, ठीक है।
चर्चेस जो है वो एक तरीके का टैक्स लगाया करते थे, ठीक है, जिसका नाम था टिथस, और वो पीसेंट से लिया करते थे, किसान मजदूरों से लिया करते थे, ठीक है। हर एक आदमी को ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट एक ऐसा टैक्स देना था जो कि डायरेक्ट टैक्स था, टेल। क्या था? टेले। एक था टिथस, एक था टेले। ये चर्च लगा रहा है, और ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स किसको दे रहा है? आपको किंग को दे रहा है, ठीक है। यू हैव टू गिव दिस टैक्स टू द किंग, यस। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है टेले को? इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे सपोज मैं जो टोबैको खरीद रहा हूं, इफ आई एम परचेजिंग टोबैको, लेट्स से आई एम परचेजिंग टोबैको, तो मैं जो पैसे ज्यादा दे रहा हूं वो तो मैं शॉपकीपर को दे रहा हूं ना, ठीक है। मैं डायरेक्टली किंग को थोड़ी दे रहा हूं। और शॉपकीपर इन रिटर्न जो है जहां से भी सामान लाएगा उसको देगा, वो इन रिटर्न जो है वो स्टेट को देगा, ठीक है। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और कहीं कहीं ये डायरेक्ट भी लिया जाता था लोगों से, ओके। ये कंजम्पशन प्रोडक्ट्स पे लगता है। बल्कि टिथस क्या है? चर्च जो है वो कलेक्ट कर रहा है किससे? थर्ड स्टेट से, ठीक है। चर्च वाले जो है थर्ड स्टेट से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पीसेंट से कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस। लास्ट वन इज लिवर। लिवर क्या है? करेंसी है फ्रांस में, जैसे हमारे यहाँ रुपी है, ठीक है, करेंसी है वहां पे। नाउ स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखो ये सारी चीजें कभी भी लड़ाई नहीं होती। अगर मैं खाता पीता रहूंगा तो मैं किसी की भी लड़ाई में क्या नहीं करूंगा? अपनी नाक नहीं घुसाऊंगा। किसी की लड़ाई में मुझे क्या मतलब, ठीक है। मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छा कमा रहा हूं, अच्छा पहन रहा हूं, ठीक है, मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस मेरे जो चीजें हैं, मेरे कंजम्पशन पे, मेरी अर्निंग्स पे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली वहां के लोगों की अर्निंग्स पे, वहां के लोगों के कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे कैसे फर्क पड़ा? देखो ऐसा हुआ, फ्रांस की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, 28 मिलियन, ठीक है। कितनी बढ़ जाती है? 28 मिलियन हो जाती है विद इन अ पीरियड ऑफ 65 इयर्स, ठीक है, 65 साल के एक अंतराल पे, गैप पर जो पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन बढ़ जाती है। दैट मींस पॉपुलेशन बढ़ी है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं प्रोडक्शन का क्या हुआ। प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा लोग, ज्यादा खाना देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है? पॉपुलेशन तो बढ़ी, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, ठीक है। दैट मींस कि आप मैचअप नहीं कर पाओगे। जो लोग डिमांड करना चाह रहे हैं खाने के लिए और जो आप बना रहे हो वो चीजें मैचअप नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो क्या करोगे? लड़ाई पे उतरे हो, ठीक है। क्यों उतरना पड़ेगा आपको लड़ाई पे? क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं जाओगे, या आप ज्यादा पैसे नहीं दोगे, या आप क्या है एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीदोगे, तो हो सकता है दूसरा आदमी वो खरीद ले, क्योंकि चीजें कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। दिस लेड टू प्राइसेस टू रोज रैपिडली, ठीक है। भाई मुझे क्या है, आज लेट से विराट कोहली का एक बैट चाहिए मुझे, तो विराट कोहली का बैट की सप्लाई कितनी है? 2 या 3 बल्ले होंगे उसके पास, ठीक है। चाहने वाले हजारों हैं, तो वो कितनी भी कीमत रख दे, ठीक है, बढ़ाता जाएगा। इसी तरीके से क्या है, उस जमाने में ब्रेड चाहिए लोगों को, रोटी चाहिए खाने के लिए, और ब्रेड को खाने वाले लोग बहुत है ना, लार्ज नंबर है, ठीक है। किसी की 5 रोटी की भूख है, किसी की 10 रोटी की भूख है, और ब्रेड जो है वो लिमिटेड है नंबर में, 50 ब्रेड है सपोज, है ना। तो इंसान क्या कहेगा जो ब्रेड को बेच रहा होगा? वो ये कहेगा 500 रुपए का ब्रेड मिलेगा, जिससे लेना है ले लो, है ना। तो जिसे ज्यादा खाना होगा वो, ठीक है, ये जिसको ज्यादा भूख होगी वो पैसे देगा। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है? ये इम्बैलेंस बना रही है, ठीक है। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, ठीक है। लेकिन लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है, वेजेस आर नॉट इंक्रीजिंग। अगर मुझे कोई चीज 500 रुपए की पसंद आई और मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, 5 लाख रुपए मैं आराम से खरीद लूंगा। बट व्हाट इफ मुझे चीज आई है 500 रुपए की पसंद, और मेरी खुद की सैलरी जो है वो 200, 250, 300 रुपए है ना। समझ आ रहा है? वेजेस आपके अगर बड़े होते तब आपका प्राइस इंक्रीज होने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। उल्टा क्या हुआ? जो चीजें जो आपको चाहिए डेली यूज की, उनकी जो है वो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो रिच है वो रिच होते जाएंगे, पुअर है वो पुअर होते चले जाएंगे, सही है। और ये जो चीजें हैं, ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, या फिर क्या हो, एकदम
ओले पड़ जाए, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, तो क्या है, फसल और बर्बाद हो जाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्शन और नीचे चला गया, प्राइसेस और हाई जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करते हैं, एक ऐसे क्राइसिस को जन्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस वो क्राइसिस होते हैं जब आपको बिल्कुल बेसिक लाइवलीहुड की चीजें भी क्या है, ऐसी नजर आए कि इन पे भी अब खतरा आ गया है। दैट मीन्स अगर आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हो, तब आप समझोगे कि ऐसे क्राइसिस आ गए दैट आर सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, कि आपका बिल्कुल गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट इवन able to purchase the things which are basic in nature, which are basic to survive. okay, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस। यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई गई है, बेसिकली इसमें ये लिखाया गया है कि जो स्पाइडर्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, मक्खियों पे बैठ के उनसे खाना लेती है, वेयर इज अ फ्लाई डज हार्ड लेबर। ठीक है, यानी मक्खी बेचारी कहीं से भी लाएगी, कुछ भी लाएगी खाना, ठीक है, बट स्पाइडर्स उन पे फीड करेंगी, दैट मींस उनका खाना छीन लेंगे। इसका मतलब ये है कि एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि थर्ड स्टेट वाले लोग जो है अपनी हर एक चीज जो है वो हार्ड अर्न है उनकी, ठीक है, मेहनत से कमा रहे हैं, अपने खून पसीने से कमा रहे हैं, बट जो चर्चेज और जो नोबिलिटी है वो उनकी सारी चीजों को क्या कर ले रही है, सोक कर ले रही है, अपनी तरफ खींच ले रही है कि भाई ये तो तुम्हें देना पड़ेगा, है ना, ये तो तुम्हारा क्या है, हमारा जो है बर्थ राइट है कि हम ये चीजें तुमसे लेंगे, यू हैव टू गिव अस। तो वो उनकी मेहनत की कमाई छीन ले रहे हैं, और जब किसी की मेहनत की कमाई छीन जाए तो समझ लो वो इंसान कुछ टाइम तक तो बर्दाश्त करेगा, कुछ टाइम तक बर्दाश्त करेगा, और उसके बाद अगर उसका गुस्सा बढ़ गया, उसका एंगर बढ़ गया, तो आप तैयार रहो फिर रिवॉल्यूशन के लिए, फिर आपको वो उठा के फेंक देगा जड़ से। ठीक है, तो मिडिल क्लास जो है वो ये सारी चीजें जो है वो थर्ड क्लास के लिए हो रही थी, और मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाती है। मिडिल क्लास का बेसिकली मतलब होता है एजुकेटेड पर्संस। ठीक है, एजुकेटेड पर्संस जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, लॉयर्स है, ठीक है, और प्रोफेशन जो है वो अदर प्रोफेशंस के जो लोग हैं, ठीक है, फिलोसफर्स वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सब थर्ड स्टेट का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के लिए हो रहा होता है। ठीक है, थर्ड स्टेट के जो पीपल है वो क्या करते हैं, ये चेंजेस लाते हैं कि भाई हम नहीं देंगे, इंक्रीज कर दो टैक्स, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है यार, है ना, तुम जो हो, तुमने ये सारी चीजें जो है खराब की है, तुमने ब्रिटिशर्स की वजह से अमेरिका को आजाद करवाया, ब्रिटिशर्स से तुम्हारी लड़ाई चलती थी, तुम्हारा जो महल है उस पर खर्चा जा रहा है, हम पे तो कुछ नहीं पड़ रहा ना, हमारी तो कंडीशन अब भी बेटर नहीं हो रही है, अगर तुम हम पे टैक्स इंक्रीज करोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द टैक्सेस। ठीक है, समझ आ रहा है, और ना ही हम जो है ये फूड स्कार्सिटी, ये स्टेट जो है वो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जो है वो क्या हो रहा है, शॉर्टेज पड़ जा रही है फूड की, फूड आइटम्स की शॉर्टेज हो जा रही है, जो कि बेसिक है, बिल्कुल बेसिक नीड है लोगों की। तो ये मिडिल क्लास जो है वो चेंजेस लाना शुरू करती है। ठीक है, क्या होते हैं ये, कौन से लोग होते हैं जो मिडिल क्लास में, वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा बनाया हुआ होता है, कहां से, इन्होंने एक्सपोर्ट कर करके, बिग मर्चेंट्स जो है वो शामिल होते हैं इसमें, रिच मर्चेंट्स शामिल होते हैं जिन्होंने पैसा बनाया हुआ होता है वूल को और सिल्क टेक्सटाइल्स को बेच बेच के। ठीक है, फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास आती है, और वो ये कहती है कि सोसाइटी में कोई भी ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस लेकर आए। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि आने वाले टाइम में कि जो भी लोग सैयद फैमिलीज में पैदा होंगे, खास फैमिलीज में पैदा होंगे, या फिर वो लोग जो लोग पंडित फैमिलीज में पैदा होंगे, वो बाय बर्थ जो है वो क्या होंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो एक बिल्कुल ऐसी चीज हो गई जो मैं टोटली डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं विद द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। हो सकता है कि जिनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनमें खुद में इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो उस पोस्ट को होल्ड कर पाए, उस पोस्ट को बेटर तरीके से चला पाए। एक कॉमन मैन जो है जिसमें एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें सोचने की क्या है, पावर है, अच्छी सोचने की पावर है, तो वो उस चीज को बेटर तरीके से डील कर सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो एजुकेटेड क्लास ने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए,
बल्कि क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए और इक्वल लॉज होने चाहिए सबके लिए, सारी चीजें सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो सबको अलग अलग हो। अब ये सारी चीजें कॉमन मैन को समझाने की जिम्मेदारी ली कुछ फिलोसफर्स ने, ठीक है। किस तरीके से समझाने की जिम्मेदारी ली, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी। बुक्स में क्या क्या लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द आइडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई जॉन लॉक। बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों फिलोसफर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों फिलोसफर्स की बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉन लॉक की क्या किताब है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या कह रही है वो किताब, किताब कह रही है कि ऐसी कोई भी फिलॉसफी, ऐसी कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं बनी जो किसी को एब्सोल्यूट राइट दे, किसी को डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मिले कि खुदा ने मुझे ये ताकत दे के भेजा है कि मैं जो हूं तुम्हारे ऊपर रूल करूंगा। नो, देयर इज नो अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपको पावर लेनी है तो आप लोगों के बीच में से, लोगों के प्यार से लो। अगर लोग आपको प्यार से पावर देना चाह रहे हैं तो लो, अदरवाइज ऐसी कोई भी डिवाइन या एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने महात्मा गांधी को अपना लीडर चूज किया, खुशी से चूज किया, क्योंकि उनमें वो सारी चीजें थी जो क्या कर रहे थे, सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे, लोगों के लिए अपनी चीजों को पीछे कर दे रहे थे। ऐसे लोगों को लोग आगे रखते हैं, ऐसे लोगों को अपना लीडर माना जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं आके कह दूं कि कल से जो है अपने क्लास में आऊं और बच्चों से कह दूं कि भाई आज से मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, आप लोगों को टॉप मारना है, रैंक 1 लानी है, मुझे नहीं पता कैसे आएगी। भाई जब मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो बच्चे मुझे क्यों लाइक करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो फिलोसफर आते हैं वो आते हैं रूसो। रूसो ने एक थ्योरी दी, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उन पे हम तभी चलेंगे जब गवर्नमेंट हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमें देगी। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लोग मानेंगे, लोगों के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो किसने दी है, जीन जैक्स रूसो ने। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा कि सारी पावर्स एक जगह कंसंट्रेटेड कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर किसमें, लेजिस्लेचर, कोई लॉ बना रहा है उसमें इंप्लीमेंटेशन अलग और चेकिंग ऑफ द लॉ अलग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर की इन्होंने फिलॉसफी दी किसमें, स्पिरिट ऑफ लॉज। इनकी बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो बातें हैं, ठीक है, इनकी जो बातें हैं वो जगह जगह डिस्कस होने लगी, सैलून्स में, कॉफी हाउसेस, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह इनके आइडियाज छपने लगे, ठीक है। अब क्या है, जो लोग इलिटरेट थे उनको लोग पढ़ पढ़ के बताने लगे कि इन फिलोसफर्स ने ये बात कही है, ठीक है, इन पढ़े लिखे लोगों ने ये बात कही है, तुम समझो इस चीज को, हम लोग ये नहीं जानते हैं। इलिटरेट लोगों को लोग ये ऐसे बताने लगे कि आप लोगों को ये नहीं पता है, आप लोग तो सिर्फ किंग ने जो कह दिया वो मानने लगते हैं, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ तो ये है जो इन तीन लोगों ने कहा है, ठीक है। लोगों के समझ में कुछ कुछ आने लगा, ठीक है, लोगों के समझ में चीजें आने लगती है। फिर चीजें कैसे आने लगती हैं, ठीक है, चीजें ऐसे आती हैं कि लुई 16 क्या करता है, उसे इंक्रीज करने होते हैं टैक्सेस को, कि भाई खर्चा बढ़ रहा है तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम का सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टैक्सेस ही है। तो पहले क्या होता था, फ्रांस के ओल्ड रिजीम में कभी भी आपको कोई चीज क्या करनी है, इंपोज करनी है टैक्सेस के थ्रू, तो इंक्रीज करने के लिए आपको स्टेट जर्नल जो है वो उसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। स्टेट जर्नल बेसिकली क्या है, वो जगह है जहां पे सब लोग आके डिस्कशन करेंगे और कोई लॉ बनेगा या कोई प्रपोजल होगा तो उसको पास करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आवर पार्लियामेंट, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसी स्टेट जनरल की बॉडी। तो क्या है, लुई 16 ये बुलाता है, ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया जाता है कि भाई कितने टैक्सेस होने चाहिए तीनों स्टेट को, दैट इज क्लर्जी, नोबिलिटी और द पीजेंट्स एंड ऑल, ठीक है। क्या कहा जाता है, उनको ये कहा जाता है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने के लिए उनको बोला जाता है जिससे कि सबकी बातें सुनी जाए। इससे पहले जो स्टेट जनरल असेंबली स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी 1614 में हुई थी, और अब हो रही है 1789 में, ठीक है। वेरी लॉन्ग गैप, ठीक है, 100 साल से भी ज्यादा का, 150 साल से भी ज्यादा का गैप हो गया, ठीक है। तो ये न्यू टैक्सेस के प्रपोजल्स को पास करने के लिए बनाए गए।
अब क्या होता है इसमें, सारे लोग जो है, सारे स्टेट वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स वाले क्या 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, अपने मेंबर्स भेजते हैं, और थर्ड स्टेट वाले लोग जो है वो 600 लोग भेजते हैं। अब यहाँ पे कैओस हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बुलाया जाए क्लास में, और क्या है कि भाई कुछ लोगों को सीट्स पे बिठाया जाए, यहाँ पे, ठीक है, और मैं पहुंचू तो मुझे कह दिया जाए पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो मुझे बुरा लगेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे यही होता है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग होते हैं वो तो बैठते हैं आमने सामने, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं जो 600 है, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग सबकी आवाज है, वी आर द वॉइसेस ऑफ एवरीवन, लाइक पीजेंट्स, आर्टिजंस, सबकी वॉइसेस है, हम लोग कंट्री के सिटीजंस की वॉइसेस है। व्हाई वी आर बिलीव टू स्टैंड, और व्हाई वी आर मेड टू स्टैंड इन द लास्ट रोज, ठीक है, आखिरी पंक्तियों में खड़ा कर दिया, आखिरी लाइनों में उन्हें कह दिया कि खड़े हो जाओ जाके बाहर। औरतों को तो घुसने भी नहीं दिया। तो इन लोगों को ये लगा कि यार हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अब ये चीजें जो है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ठीक है। वहां पे सिस्टम क्या था, 600 लोग खड़े हुए, उन्हें चलो ठीक है, ये बात 600 लोगों को खड़ा कर दिया उन्हें, थर्ड स्टेट वालों को। उनकी डिमांड ये थी कि हर इंसान को यहाँ वोटिंग के राइट दे दो, जबकि वहां पहले होता क्या था कि हर स्टेट का एक राइट था, जैसे एक स्टेट से एक वोट जाएगा, ठीक है, तो मतलब थर्ड स्टेट वाले ज्यादा है, स्टिल देवर हैव अ सिंगल वोट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट वालों ने ये डिमांड किया कि भाई हम जो है वो हर एक मेंबर को हमें 1 वोट दो, दैट इज 600 वोट्स उनके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन किंग ने जो है इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट जो है वो थर्ड स्टेट वाले लोग बाहर आ जाते हैं नाराज होकर, है ना, और वो ये अपनी एक असेंबली बना लेते हैं। वो कहते हैं उस असेंबली को हम नहीं मानते जो स्टेट जनरल है, हम अपनी असेंबली बनाएंगे और हमारी असेंबली का नाम होगा नेशनल असेंबली, ठीक है, और हम बनेंगे स्पोक्स पर्सन पूरी दुनिया को अपने मुल्क की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले स्पोक्स पर्सन हम बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं, ठीक है, 20 जून को। अभी जुलाई नहीं आया है, ये सारी चीजें तभी उसी तरफ बढ़ रही है, और वो अपने आप को नेशनल असेंबली कर देते हैं, करार दे देते हैं, और ये कहते हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक नहीं हटेंगे हम लोग जब तक हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करके नहीं दे दें, ठीक है। तो दिस वाज अ माइलस्टोन अचीव्ड बाय देम। नेशनल असेंबली जो है वो बनना एक माइलस्टोन था थर्ड स्टेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो एक ओथ लेते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग जो है वो किसकी है, जैक्स लुई डेविड की है। ओथ लेते हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ नहीं कर लेते। दिस वाज द ओथ, ठीक है। ये दो लोग हैं जिनकी वजह से नेशनल असेंबली का क्रिएशन हुआ। वन इज मिराबिल, ठीक है, ये नोबेल फैमिली में पैदा हुए थे ऑल्दो, ठीक है। क्या करा इन्होंने, फ्यूडल प्रिविलेजेस छोड़ दिए। इन्होंने कहा मुझे कोई यार प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या किया, एक जनरल इन्होंने निकाला, एक पत्रिका टाइप का निकाला, पावरफुल स्पीचेस दी ताकि लोग जुड़े। दूसरे थे एबीसीज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल, क्या, एक जबरदस्त इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट निकाला जिसका नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट। दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इस नाम से। और ये जो नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट किसका पैम्फलेट था, दैन एबीसीज, ठीक है। नाउ दो चीजें चल रही थी, एक साइड पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने पे लगी हुई है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस क्राइसिस चल ही रहे, ठीक है। उन्होंने और भी सबसिस्टेंस क्राइसिस को क्या कर दिया, गहरा कर दिया, डीपेन कर दिया। किस चीज ने, सीवियर विंटर, जब बहुत ठंड पड़ती है फ्रांस में, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी फसल नहीं हो पाती है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो हार्वेस्ट खराब हो गई, वहां की प्राइसेस जो है और बढ़ गए, ठीक है। जैसे 100 ब्रेड के पैकेट बनते थे, अब ब्रेड आ ही नहीं पा रहे हैं, तो पता चला 50 ब्रेड के पैकेट बन रहे हैं, खाने वाले अभी भी वही है, तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइसेस बढ़े तो लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दी कि अभी नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे, ठीक है। जब इसकी और डिमांड बढ़ेगी हम पैसे और बढ़ा देंगे। जैसे कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, 20 रुपए का सैनिटाइजर लोग 200 रुपए में, 500 रुपए में खरीद रहे थे, है ना। इसी तरीके से सिन गुड्स जो थे, गुटके, तंबाकू, जो एडिक्टेड लोग हैं, 5-5 रुपए के गुटके 50-50 रुपए में खरीद रहे थे। तो यही चीज होती है, बेकर्स ने होर्डिंग शुरू कर दी और क्या हो गया, फूड के
लाले पड़ गए, लोगों के खाने के लाले पड़ गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें चलती है, लोगों को ये पता चलता है एक दिन कि गांव से गांव ये पता चलता है कि जो लॉर्ड्स है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है, बहुत सारे रॉबर्ट्स को, गुंडों को क्या कर दिया, शामिल कर दिया है। किस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने उनके अगेंस्ट में एक असेंबली बनाई है, हमने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, और वो जो गुंडे हैं किसके, लॉर्ड्स के, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो भी फसलें हैं उसको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो अब इन्हें डर लगने लगता है, एकदम से फियर हो जाता है पीजेंट्स को। अब ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जाके अटैक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो भी चीजें होती है वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। शैटेक्स को अटैक करते हैं, ये होता है जहां पे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। जितने कैसल्स हैं, महल हैं, उनको अटैक करते हैं, जो भी ग्रेन्स मिलते हैं उनको उठा लाते हैं, लूट लेते हैं, और जो भी इनके कर्जे के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैनरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि किस पे कितना कर्जा है, उसे जला देते हैं, कहते हैं हटाओ, अब कोई कर्जा वर्जा तुम लिख के दिखाओ हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लोग पीजेंट्स और थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, इस वाली चीज को टैकल करते हैं कि जो लॉर्ड्स ने जो अफवाह है कि बहुत सारे लोगों को हायर कर दिया है और पीजेंट्स के ऊपर अटैक करवाएंगे। तो जब ये सारे मैनोरियल ड्यूज की जो चीजें हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, शैटऑक्स को लूटते हैं, सारी चीजों को लूटते हैं, नॉबल्स को डर लग जाता है, जो सेकंड क्लास है, सेकंड स्टेट है, उसको डर लग जाता है और वो छोड़ के भाग जाते हैं अपने घर, ठीक है। ये चीजें हैं, देखो, कैसल जहां पे किंग या नॉबल मैन रहते हैं, शैटॉक्स, ठीक है। मैनोर वो होती है बहुत ज्यादा बड़ी लैंड होती है, ठीक है। किसकी होती है, मैंशन बोल सकते हैं आप इसको, किसकी होती है, जो इन लोगों की होती है, जो लॉर्ड्स को किंग ने दे रखी है। मूविंग ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती है, अब इतनी ज्यादा क्या हो जाती है, इतनी ज्यादा चीजें हो जाती है कि किंग को क्या करना पड़ता है, कि एक नेशनल असेंबली को क्या करना पड़ता है, रिकॉग्निशन देना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करना पड़ता है, वो कह देता है कि चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करो, मेरी जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेंगी, ठीक है। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करोगे एज पर दैट मैं जो हूं वो काम करूंगा, ठीक है ना। तो 14 अगस्त, ठीक है, आफ्टर द रिवॉल्यूशन, आफ्टर द आउटब्रेक, क्या होता है, असेंबली जो है वो एक ऑर्डर पास करती है। क्या पास करती है ऑर्डर में, क्या क्या होता है कि फ्यूडल सिस्टम खत्म, आप कोई फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे, प्रिविलेजेस होते हैं वो खत्म, टेथिस जो चर्च कलेक्ट करता था टैक्स पीजेंट से, खत्म, चर्च को जो दान दी गई प्रॉपर्टीज थी उनको कन्फिस्केट कर दिया गया, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया, ठीक है, और उनको क्या करा जाएगा, अब लोगों के भले के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, देखो 2 बिलियन लिवर्स की क्या हो गई, 2 बिलियन लिवर्स गवर्नमेंट ने कमा लिए ये सब करने के बाद, ठीक है। तो फ्रांस क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है, एक होती है एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की जिसमें किंग के ऊपर कोई पावर, कोई भी बंदिशें नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे चाहेगा वैसे अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो मोनार्की होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलती है, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होंगे जिसके थ्रू मोनार्क डिसीजन लेगा, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क, पावर कंसंट्रेट होने की बजाय क्या हो गई, सेपरेट हो गई और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को ये पावर दे दी गई। तो इस तरीके से फ्रांस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बन गया, बट व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, है ना, अभी भी तो इलेक्शन जरूरी है ना। तो इलेक्शन का सिस्टम ये था, जैसे बहुत सारे पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे जिनके पास नो वोटिंग राइट्स थे। ऐसे कितने लोग थे, 3 मिलियन आदमी थे, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ, ये सब थे, ठीक है, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। कुछ थे एक्टिव सिटीजन्स जिनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, ये थे 4 मिलियन लोग, ठीक है, 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन। ये क्या करेंगे, ये कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे, लेट्स से इन्होंने 50,000 लोगों को इलेक्ट कर दिया, ये लोग जो है इन रिटर्न नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, दैट इज 740 मेंबर्स, ठीक है। ये क्या करेगी, ये लॉज बनाएगी, ठीक है, लॉज बना के किंग को कंट्रोल करेगी ये। बस कुछ लॉज पे किंग को ये पावर दी गई कि ये वीटो कर सकता है, रोक सकता है इनकी पावर्स को, ठीक है।
प्लस ये नेशनल असेंबली जो है मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी कि मिनिस्टर्स जो है वो आउटराइट पावर्स को अपनी क्या एंजॉय ना कर सके या फिर क्या ना कर सके विदाउट रिस्ट्रिक्शंस अपनी पावर को इंपोज ना कर सके लोगों पे, ठीक है। और यही लोग वोट देके जजेस को अपॉइंट करेंगे। दिस इज हाउ फ्रांस जो है वो अब आगे रूल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस किस तरीके से वोटिंग की जाएगी, ओके। नाउ कौन कौन से राइट्स मिले, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, क्या क्या राइट मिले। देखो फ्रांस, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी दैट हैज इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे है, यहां पे जो राइट्स लिखे गए उसमें क्या लिखे गए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इनको बताया गया ऐसे राइट है जो नेचुरल है, मतलब बाय बर्थ ये राइट्स मिलने चाहिए कि हर किसी को क्या है, जिंदगी जीने का क्या है, अपना हक है, ठीक है। अपना कुछ भी बोलने का हक है, अपनी ओपिनियन देने का हक है, हर कोई कानून की निगाह में बराबर है और इनको छीना नहीं जा सकता। इनएलिएनेबल राइट्स है, दे कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है, दे कांट बी टेकन अवे। ओके, कहा है और किसके लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, किसी भी तरीके से आप छीन नहीं सकते। और इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, लाइक इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर कंट्रीज गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। कहीं हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही है तो वो हमें दिलाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि अगर किसी को ये राइट नहीं मिल रहे हैं तो उनको दिलाए, प्लस सिटीजन्स के इन राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट भी करे। यहां पे एक आप देख सकते हैं, एक ऐसी मोनार्की से फ्रांस जो है वो क्या बन जाता है, फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है जहां पे ये राइट्स सारी चीजें मिलने लगती है, ठीक है। तो ये आपके राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रांस के। नाउ क्या क्या क्वालिटीज थी, राइट टू लाइफ मिला, वी हैव डिस्कस्ड इट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वी हैव डिस्कस्ड इट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आल्सो, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लिबर्टी। लिबर्टी कहते हैं फ्रीडम को एक तरीके से, एबिलिटी टू डू व्हाटएवर व्हिच इज नॉट हार्मफुल टू अदर पीपल, ठीक है। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो लोगों को, दूसरे लोगों को हार्मफुल नहीं है। बाकी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, दीज फॉर्म द बेसिक्स, ठीक है, कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने नेशनल असेंबली में बैठकर लिखा। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आई होप यू लाइक्ड इट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें, जो कि मंडे से शुरू हो चुका है। आप आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करने, मुजम्मिल मंजिल के सामने हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप आइए और हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।